हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम, जूल फ्री एक्सपेंशन एंड जूल थॉमसन इफेक्ट और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले बच्चों फेजर डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे और फेजर डायग्राम से पहले थोड़ा सा बेसिक्स की अगर हम बात करें, जब भी किसी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट उस सब्सटेंस में क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हीट उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो उसके लिए चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए यूनिट अमाउंट के लिए अगर हम देते हैं, दैट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद बच्चों जब हम सब्सटेंस को लगातार हीट देते गए, जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होता गया। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, हमने लगातार और हीट दी। वो हीट क्या करेगी, उस सब्सटेंस के अंदर यानी वाटर के अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब उसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। वो लिक्विड से फेसियस स्टेट में जाएगा और जैसे ही वो फेज मतलब गैसियस स्टेट में जाएगा, तो तब तक जब तक वो पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उस टाइम पे जो हीट वो ले रहा है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है तो उसके फेज चेंज में या उसकी स्टेट चेंज होने में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन पैरामीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे डेफिनेशन हम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम वाटर की अगर हम बात करें, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ हम करते हैं। यानी मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो देर आर 3 वेरिएबल्स बेसिकली, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट एट द सेम टाइम ऑल 3 variables cannot be drawn on a graph, so we have to draw the graph between the two physical quantity। और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा और होता भी है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रा करते हैं तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फेजर डायग्राम। सबसे पहला हमारा आज हम बात करेंगे बेटे वाटर के लिए, उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक अलग से टॉपिक, वो कुछ कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, उस कंक्लूजन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर के लिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये जो 3 कर्व हैं FN, CD और AB, ठीक है, इनमें से FN कर्व और AB कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो CD कर्व है उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्या रीजन है इसका? हमने क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ी है बच्चों, वो ये स्टेट करता है कि वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन टेम्परेचर कैन बी रिटन एज LT V2 minus V1। चेंज इन वॉल्यूम, L इज द लेटेंट हीट, T इज द टेम्परेचर। आपको पता है जब सब्सटेंस फेज चेंज करता है तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम और उसकी कुछ ना कुछ लेटेंट हीट भी होगी। ठीक है, अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई सब्सटेंस अपना फेज चेंज करता है या हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस जो है वो हीट करने पर उसका वॉल्यूम, जैसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की हम बात करते हैं, वो हीट करने पर कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा। जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस आइस की बात की थी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस क्या होगी, टेम्परेचर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से, हीट करने पर आपको पता है आइस मेल्ट होने से कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा। ओके, यानी हम ये कहें जब हम आइस की बात करेंगे तो अगर प्रेशर का वेरिएशन मतलब पॉजिटिव यानी प्रेशर आपने बढ़ाया है, मींस उसका जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और कर्ली P बाई कर्ली T का नेगेटिव होने का मतलब है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस डायग्राम का जो स्लोप है वो नेगेटिव में चला जाएगा। किस स्टेट में नेगेटिव चला जाएगा? वाटर जब लिक्विड स्टेट में है डेफिनेटली है, हीट करने पर एक्सपेंड ही होगा। गैसियस स्टेट में है, हीट करने पर एक्सपेंड ही होगा। तो दोनों ही केस में स्लोप पॉजिटिव रहेगा। तो किस केस में स्लोप नेगेटिव होने के चांसेस है या होगा, दैट इज द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट क्या मतलब, आइस की फॉर्म में। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बच्चों हम आइस लाइन कह सकते हैं।
ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, आइस लाइन बोल सकते हैं। ये जो लाइन है ये इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइन ये आइस लाइन है, इस लाइन पे जो हमारा सब्सटेंस है उससे जस्ट लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड की हम बात करें तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और अगर राइट साइड की बात करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और इस लाइन पे वो सॉलिड और क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड स्टेट में को एग्जिस्टेंस कर सकता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट केस क्या है, इस लाइन की अगर हम बात करें, दैट लाइन इज कॉल्ड वेपराइजेशन कर्व। इसको वेपराइजेशन कर्व भी कह सकते हैं। इसको आप वेपराइजेशन कर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इस लाइन पे आपके लिक्विड की जो पॉसिबिलिटी है एग्जिस्टेंस की, वो लिक्विड या गैस में हो सकती है। इसके जस्ट नीचे कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी, जस्ट ऊपर क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी। तो ये रीजन हमारा लिक्विड स्टेट का है। L मीन्स लिक्विड स्टेट भी हम कह सकते हैं, G मीन्स गैसियस स्टेट कह सकते हैं, और यहाँ पर अगर S हम लिखें दैट मीन्स सॉलिड स्टेट होगी। सिमिलरली FN लाइन इज आल्सो नोन एज, इसको हॉलफोस्ट लाइन भी बोलते हैं, या इसको आप सब्लिमेशन कर्व भी कह सकते हो। साफ साफ पता चल रहा है ये लाइन दो प्रकार के स्टेट को डिवाइड कर रही है, सॉलिड एज वेल एज गैसियस। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमारा सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस से डायरेक्ट किसी में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, देखिए अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर वेरी करने से हमारे स्टेट में कैसे चेंज आता है। देखिए अगर इफ द प्रेशर इज टेकन एज P1 and corresponding to that P1 pressure the temperature taken as T1. So for the pair of pressure P1 and temperature T1 we observe that the state of the matter is solid state. कहाँ corresponding point आया बच्चों, K आया। Similarly for a given pressure P1 and temperature T2 the corresponding state of matter is liquid, and for a P1 pressure and T1 temperature the state will be gaseous. मीन्स हमने प्रेशर तो एक रखा है कि एक सिंगल वैल्यू रखी है प्रेशर की, और टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। प्रेशर फिक्स करके टेम्परेचर वेरी करने से भी स्टेट क्या हो रही है, वेरी हो रही है। देख लीजिए आप। इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरी स्टेट P2 ले लेते हैं, प्रेशर P2 वेरिएबल स्टेट P2 है, एंड दैट कोरस्पॉन्डिंग टू P2 स्टेट इफ योर टेम्परेचर इज T1 देन देयर इज अनदर स्टेट, अगेन वी ऑब्जर्व दैट द स्टेट ऑफ द मैटर इज सॉलिड स्टेट। इसी प्रकार अगर हमारा प्रेशर P2 है और उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है, तो हमें जो स्टेट होगी हमारी दैट इज गैसियस स्टेट। और आप देखिए इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज होने के लिए प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, तो हमारा जो स्टेट का जो पैरामीटर है, मतलब किस कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। तो इस प्रकार से इन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये बात हमने ध्यान से नोट कर दी। अब आप ये कह सकते हो सर यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो जब स्टेट चेंज हो रही है तो प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, और साथ में वॉल्यूम का रोल भी होगा। तो डिफरेंट वेरिएबल स्टेट पे हमारी डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। और आप ध्यान से देखें, आइस के लिए या वाटर के लिए अगर आप फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो जो आइस लाइन है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप लिए हुए होगी। क्यों? क्योंकि आइस प्रेशर के साथ कंप्रेस होती है, ये उस स्टेट में आता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हीट करने पर कंप्रेस होता हो तो उसका जो स्लोप आएगा बच्चों वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सेकेंड इज फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ध्यान से देख सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गर्म करने पर, हीट करने पर एक्सपेंड होती है, इसीलिए इसके तीनों के तीनों जो कर्व आएंगे बच्चों वो पॉजिटिव आएंगे, स्लोप पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्लोप आएगा तो वही सेम बात, दिस इज आपको पता है क्या बोलेंगे, फ्यूजन लाइन, दिस इज वेपराइजेशन लाइन, दिस इज सब्लिमेशन लाइन, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंट स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पर तीनों स्टेट्स कॉमनली इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के लिए होता है बच्चों।
तो जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन होगी, टेम्परेचर मस्ट बी 273.16 केल्विन एंड प्रेशर मस्ट बी 46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 46 सेंटीमीटर को जब हम एटमॉस्फेयर में चेंज करते हैं एच रो जी का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो हमें ये वैल्यू मिलती है बेटे 0.605 एटमॉस्फेयर। ओके, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सेम केस अगर हम बात करें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज 216.4 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 5.11 एटमॉस्फेयर। अब अगर आगे देखें हम, किसी भी सब्सटेंस के लिए केवल और केवल एक ही ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा है, अगर ये मान के चले हम इसको वेरीफाई करना हो, तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम ये केस करके देखते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कर्व्स व्हिच इंटरसेक्ट इन सच ए वे दैट देयर आर 3 ट्रिपल पॉइंट्स इफ इट इज पॉसिबल। अगर मान लें 3 ट्रिपल पॉइंट पॉसिबल है तो क्या होगा, इससे अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम तीनों फेज की बात करते हैं, तो ये जो फेज है हमारा, ये दैट फेज इज कॉल्ड, जो इसको हमने बोला था सब्लिमेशन कर्व। और आपको पता है सब्लिमेशन कर्व के राइट साइड में हमेशा गैसियस स्टेट होगी। इट मीन्स ये कर्व ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फेज है ये सारा का सारा गैसियस स्टेट होना चाहिए। लेकिन जो वेपोराइजेशन कर्व है, ये जो कर्व है, इसके अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए लिक्विड स्टेट में, और ये कर्व इंडिकेट कर रहा है कि ये किस में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। तो एक ही केस में ये कंप्लीट सॉलिड भी रिप्रेजेंट हो रहा है, कंप्लीट लिक्विड में होना चाहिए, कंप्लीट गैसेस में होना चाहिए, जो कि किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई है। इट मीन्स कि इसी प्रकार हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला केस, हमारा अगला टॉपिक है जूल फ्री एक्सपेंशन। जूल फ्री एक्सपेंशन एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट जूल ने करके देखा। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन था और ये बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन था। वो उसको सोल्व आउट करना चाहते थे कि जो गैसेज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, और इंट्रैक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने की उन्होंने कोशिश की। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आइडियल गैस ली, वो एक चैम्बर में ले ली ए में, प्रेशर और टेम्परेचर कर दिया उसका फिक्स। मान लिया इसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर इसका है T1 और वॉल्यूम है बच्चों मान लिया V1। इसको आइसोलेट कर दिया है, मतलब इस तरह से आइसोलेट कर दिया गया है कि बाहर से ना तो इसको हीट मिलेगी, ना ये हीट बाहर दे सकता है। ओके, अब और ये जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट वैक्यूम है, इसमें ना कोई किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है, कोई टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ही हम इसको ऑन करते ही क्या होगा, यहाँ से जो गैस है हाई प्रेशर पे वो एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होके वो बी पे जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें, इनिशियल स्टेट हमारे पास ये थी बच्चों P1 V1 T1, और सेकंड स्टेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी P2 V2 और T2। ठीक है, अब जूल ने ये देखा कि ये इस केस में जब ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया। उसको एक्सपेक्टेड था कि टेम्परेचर में चेंज आएगा, लेकिन वो हैरान रह गया कि कोई चेंज नहीं आया। तो उससे ऐसा लगने लगा कि शायद जो इंट्रैक्शन एनर्जी का, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया है और होता नहीं है। लेकिन जूल इतने कॉन्फिडेंट थे तो उन्होंने इसकी बजाय को दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो वहाँ से उसने एक बात पक्का कही कि अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें इंट्रैक्शन नहीं है, क्या वो कोई ओरिजिन हो सकता है। तो उसको अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसी की बात करते हैं। तो हमारे पास ये केस आ गया बच्चों P1 V1 T1 P2 V2 T2। अब एक बात देखिए, अगर इस गैस का वॉल्यूम, ये दोनों सेम इक्वल वॉल्यूम के चैम्बर हैं A और B। अगर मान लिया V1 वॉल्यूम A में V था, जैसे ही वो स्ट्रिप निकाल लिया आपने और गैस एक्सपेंड करेंगी, तो अब टोटल वॉल्यूम दोनों सिस्टम का मिलके जो V2 आएगा बच्चों वो 2V हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और आप देखिए, अगर P1 V1 इज इक्वल टू RT लगाएं और यहाँ में P2 V2 इज इक्वल टू RT, क्योंकि ऑब्जर्व किया गया टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो इनको इक्वेट कर दिया गया। और इक्वेट करने से बच्चों हमें कोई एक और एक्सप्रेशन यहाँ रिजल्ट निकला, और वो रिजल्ट क्या था कि जो प्रेशर P2 आएगा वो आएगा P1 V1 बाई V2।
बट V1 by V2 अगर देखें तो 1/2 होगा। सो फ्रॉम वी कैन से दैट प्रेशर विल बी हाफ। तो प्रेशर जो हो रिड्यूस टू हाफ हो गया। एक तो पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया। दूसरा ये था क्योंकि ये एक प्रकार से टेम्परेचर इसमें चेंज हुआ नहीं, तो एक प्रकार से आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और आइसोथर्मल भी कैसा हो गया, जो बाहर से आइसोलेटेड है, ठीक है। तो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। अगर हम इसकी एंट्रोपी का चेंज निकाल लें तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर एंट्रोपी चेंज यहाँ से हम निकाल लें, क्योंकि आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो लगातार एकदम से सडनली यहाँ से क्या होगी, वो एक्सपेंड करेगा और एंट्रोपी सडन स्लाइड लगातार इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होगा तो कितना चेंज आएगा वो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपने एंट्रोपी चेंज हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पता बच्चे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू P इंटू dV। लेकिन थर्मोडायनेमिकल जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन से दैट dQ इज इक्वल टू or simply change in entropy, we can say that change in entropy is equal to dQ by T. So from this expression we can say that dQ is equal to T into ds, T into ds। ये एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं तो इससे आगे हम कैसे निकाल लेंगे रिजल्ट, एक बार ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या कहा हमने, कहा dQ इज इक्वल टू आएगा TdS। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। बट टेम्परेचर इज चेंज, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। सो dQ इज इक्वल टू PdV, dQ इज इक्वल टू TdS इज इक्वल टू PdV। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो एंट्रोपी चेंज आ जाएगा P बाई T इंटू dV, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और इसकी वैल्यू पुट कर दें बच्चों R बाई RT बाई V। तो RT बाई V पुट करेंगे तो R कॉमन आ जाएगा, V के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये बन गया 1 बाई V। लिमिट आ जाएगी बच्चों, वॉल्यूम पहले मान लिया V था, नया वॉल्यूम हो गया V बाई 2V। तो जब हम इसको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है लॉग में आएगा R लॉग नेचुरल V टू 2V, और इस एक्सप्रेशन को जब आप निकाल लेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा R लॉग नेचुरल 2। दिस इज द एंट्रोपी चेंज, दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम। सिस्टम के लिए इतना एंट्रोपी चेंज आ गया बच्चों। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर यहाँ करके देखें हम, बड़ा ही लॉजिकल एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस सराउंडिंग एंड यूनिवर्स इन जूल एक्सपेंशन। क्वेश्चन ध्यान से सुने, आप नोट भी कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा एक जिसको हम कहेंगे कि आपके लिए लॉजिकल टाइप क्वेश्चन हम कह सकते हैं। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन ए गैस इन सराउंडिंग एंड इन द ऑफ द यूनिवर्स इफ सिस्टम फॉलो द जूल एक्सपेंशन। तो जैसे जूल एक्सपेंशन का नाम आए आपके दिमाग में एकदम से बात जाएगी, द सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम आइसोलेटेड हो गया। अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो गया देयर विल बी नो कनेक्शन विद द सराउंडिंग। तो फर्स्ट आंसर इज दैट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विल बी 0, नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, नाउ व्हाट विल द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, the change in entropy of gas will be this, अभी भी निकाला हमने, that is log R log natural 2। Now what will be the change in entropy of universe? Since there is no change in entropy of surrounding because the system is isolated with the surrounding, so the change in entropy of system is just equal to the change in entropy of the universe। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन, तो आसानी से बेटे हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम जूल फ्री एक्सपेंशन में एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द प्रोसेस एज द जूल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ओके, नाउ प्रोसेस, एक्सपेंशन नहीं प्रोसेस। नाउ अब जूल के दिमाग में यहाँ क्या था बच्चों कि ये देखा कि इसको हटाया, फ्री एक्सपेंशन हुई लेकिन कूलिंग नहीं हुई। दिमाग में बात थोड़ा सा मतलब वो कचोटती रही उनको, क्योंकि
इंटरेक्शन तो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के, उससे बिल्कुल भी हम मना नहीं कर सकते। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी रही है कि जो उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए। तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए फिर जूल ने एक बड़ा अच्छा एक अपरेटस तैयार किया, और उस अपरेटस को अगर हम कहें, इसका नाम रख दिया इस पूरे अपरेटस को, और एक एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया, दैट इज पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन इफेक्ट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। आज हम केवल इसका एक एनालिटिकल सा ट्रीटमेंट हम करेंगे बच्चे, कि हम ये देखेंगे कि क्या क्या हुआ एक प्रोसेस सेटअप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पूरा का पूरा जो क्वांटिटेटिव इसका एनालिसिस है वो पूरा का पूरा एनालिसिस हम करेंगे, कैसे हुआ। आज तो हम ये देखेंगे क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें कैसे हुआ। तो आज हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा फिलहाल, ठीक है। होगा क्या, देखिए, एक सिंपल एक उन्होंने एक अपरेटस सेटअप तैयार किया। कैसे तैयार किया? एक पिस्टन विद सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर पिस्टन, गैस फिलअप की उसमें सिलेंडर सी के अंदर, कंटेनिंग पिस्टन पी। That cylinder is connected with a spiral tube, and that spiral tube will connected with another cylinder. इस सिलेंडर के अंदर दो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सेटअप किए गए, R1 एंड R2, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये बड़े ही सेंसिटिव थर्मोमीटर है, जो माइन्यूट से माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस को भी ये क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस टेम्परेचर में आया है। बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। R1 एंड R2। R1 क्या मापेगा बच्चों? पोरस प्लग में से, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये बहुत खास पोर्शन है। ये हमने, जैसे रुई होती है ना, रुई, घर में रुई होती है, कपास की जो रुई होती है, उस रुई को हमने यहां पर लगा दिया। बेसिक सी बात हम देखें तो उसमें फाइन पोर्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पोर्स। एक तो गैस को आपने फ्रीली एक्सपेंड करवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस गैस को एक्सपेंड तो करवाएंगे, लेकिन फाइन पोर्स में से जबरदस्ती से गुजार के करवाएंगे। इसीलिए इसका नाम रख दिया पोरस प्लग। ये मेन रीजन, मतलब नाम रखने का, ये यहां से इसका मतलब निकल के आता ओरिजिन। तो इससे पहले यहां पर गैस का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से पास आउट होने के बाद गैस के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले यहां R1 जो इसका टेम्परेचर नोट करेगा, R2 एक्सपेंड होने के बाद का टेम्परेचर नोट करेगा, ठीक है। यहां पोरस प्लग है, इसको परफेक्टली इंसुलेट किया गया है, यहां पर वुडन लगा दिया है, कोई और परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल यहां पर डाल दिया। इस ट्यूब के अंदर से जो हम गैस पास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर पहले से ही, क्योंकि यहां पर कंप्रेस करने से आपको पता है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, वो टेम्परेचर चेंज को बैलेंस करने के लिए बच्चों यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर वाटर फिलअप कर देंगे, और जो वाटर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को बैलेंस रखेगा, मेंटेन रखेगा। ओके, ये जो है, यहां से हमने एक इसको गेज प्रेशर पैरामीटर दे दिया। ये क्या करता है, ये बच्चों इसके प्रेशर को मेजर करेगा, प्रेशर को बताएगा कि प्रेशर उसमें से पास होने से पहले प्रेशर कितना है, ठीक है। और नेचुरल सी बात है, जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस्ड गैस को हम यहां भेज रहे हैं, दैट विल द हाई प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होगा बच्चे, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का डिफरेंस, जैसे यहां हाई प्रेशर था, यहां प्रेशर था ही नहीं, इसको ओपन कर दिया, लेकिन हमने यहां जबरदस्ती एक्सपेंड नहीं करवाया था उसको, यहां फ्रीली एक्सपेंड किया अपने आप। आपने देखा अपने आप क्या कर रही है गैस, ठीक है। तो वो हमने स्टडी देखी थी वहां पर, लेकिन यहां हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड करवा रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू? पोरस प्लग के थ्रू। ओके, तो पहली बात तो यहां पर ये देखने में आया कि पोरस प्लग में से जब गैस को हाई प्रेशर पे आप क्या करवाते हो, एग्जिट करवाते हो, उस प्रोसेस को स्पेशल नाम दे दिया बच्चों। क्या नाम दे दिया उसको? थ्रोटल प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको याद होगा एंथैल्पी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वहां पर हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी, और एक ऐसी प्रॉपर्टी भी थी उसकी कि जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में टोटल एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहां मैं वो प्रूफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आप पिछला सेकंड लेक्चर आई थिंक हमने डिस्कस किया था, सेकंड या फर्स्ट, उस फर्स्ट लेक्चर में आप उसको जरूर देखें एक बार, कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में टोटल एंथैल्पी का चेंज कांस्टेंट कैसे होता है। ओके, तो अब इसको एक बार स्टडी करते हैं, क्या हुआ, कैसे क्या किया। यहां से प्रेशर दिया गैस को प्रेशर देते ही क्या हुआ बच्चे, गैस हाई प्रेशर से यहां पहुंची। हाई प्रेशर की गैस को जब पोरस प्लग में से पास किया गया, यहां टेम्परेचर नोट किया गया पहले, उसके बाद यहां का टेम्परेचर नोट किया गया, और ये प्रेशर यहां हमने फाइंड आउट कर लिया। यहां के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमने यहां इसमें वाटर फिलअप कर दिया, जो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा।
अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, सबसे मेन पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का, जो जूल के दिमाग में जो कचोट रही थी बात कि ऐसा क्यों हुआ, कि वहां पर कूलिंग क्यों नहीं हुई, ऐसी क्या गड़बड़ हुई मेरे से। इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन थी मॉलिक्यूल्स की, डेफिनेटली है इंटरेक्शन। और जब आपको पता बचे जब इंटरेक्शन है और कोई गैस एक्सपेंड करती है और अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्स एक्सपेंड करेगी तो वो दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अपने अगेंस्ट, अपने उसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के अगेंस्ट अगर वर्क कर रही है, अपनी कॉस्ट पे कर रही है, देयर मस्ट बी डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। तो यहां होगा क्या, यहां क्या एक्सप्लेनेशन आई। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया, all gases show cooling effect for a particular temperature, for below एक particular temperature, below a particular temperature एक कंडीशन है बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे कोई भी गैस हो, वो सारे की सारी गैसेज क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अगर गैसेज उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से यहां जब वो टेम्परेचर था, यहां का टेम्परेचर मायने रखता है, ये बड़ी कमाल की बात है, यहां का टेम्परेचर मायने रखता है। यहां टेम्परेचर कितना था पहले, मान ले यहां का टेम्परेचर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उससे कम था, तो कोई मर्जी गैस हो तो ये एक्सपेंड होने के बाद यहां टेम्परेचर फॉल करेगा, उसका ज्यादा डिक्रीज करेगा यहां के कंपैरेटिवली, यानी कूलिंग होगी उसकी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां पर यह आया निकल के कि जब हम क्या करते हैं, यह ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये टेम्परेचर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर पर्टिकुलर गैस के लिए होगा, हर एक गैस के लिए एक वो टेम्परेचर होगा कि अगर उस टेम्परेचर पर आप गैस को क्या करते हो, एक्सपेंड करवाते हो, तो एक्सपेंशन के बाद भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज दैट टेम्परेचर एट विच द गैस डज नॉट शो कूलिंग एज वेल एज हीटिंग, ना तो कूलिंग शो करेगी ना वो हीटिंग करेगी। अब ये एक बहुत ही बेसिक पैरामीटर आ गया बच्चों, जो कूलिंग और हीटिंग को डिफाइन करेगा या उसको डिसाइड करेगा। अगर गैस टेम्परेचर इन्वर्जन से कम है, गैस का टेम्परेचर, तो कूलिंग होगी, इससे ज्यादा है तो हीटिंग होगी, और इसके बराबर है तो क्या होगा बच्चे, ना कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। अगला पॉइंट, जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा दोनों में, इसमें और इसमें, उतना कूलिंग ज्यादा आएगा। लेकिन वो कंडीशन जरूरी है, अगर हमारी गैस यहां का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर TA लिख दिया, अगर टेम्परेचर TA इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, तो कूलिंग पक्का है। कूलिंग ज्यादा होगी जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात। अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर कूलिंग का मतलब नहीं है, फिर हीटिंग होगी। और इसीलिए वो हैरान रह गए, कुछ गैसेज ऐसी थी जिसके लिए हीटिंग आ रही थी, नॉर्मल कंडीशंस पे आप करके देखते हो, बड़ी अजीब सी बात, हीटिंग का मतलब ही क्यों, हीटिंग क्यों आ रही है भाई। उसका रीजन ये निकला कि उन गैसेज का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या था बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा था। और उनमें से एक एग्जांपल आपको बताऊं मैं, हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -80 डिग्री सेल्सियस है, और हीलियम का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -258 डिग्री सेल्सियस है। आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए, -80 डिग्री सेल्सियस आप कर रहे हो इस टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को कूलिंग के सपने देख रहे हो आप, जबकि उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना बच्चों, उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है -80 डिग्री सेल्सियस। यानी हर हाल में हमें यहां पर उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। नहीं करोगे कूलिंग नहीं होगी, हीटिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेम केस फॉर हीलियम। एक बात और देखी गई, पर एटमॉस्फेरिक डिफरेंस अगर हम बात करें, टेम्परेचर जैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, फिर वो प्रेशर डिफरेंस अगर हम बढ़ाते जाएं तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक लेआउट। हमने पहले फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, जूल फ्री एक्सपेंशन के बारे में किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। दिस इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि हम क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते थे। कूलिंग क्यों नहीं हो रही थी, यहाँ क्यों नहीं कूलिंग हुई, क्यों एक्सपेक्ट नहीं हुई, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ। ठीक है, उसका आंसर यहां मिला। अब उस आंसर को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट।
और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बचे हम उसमें करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।